हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इन कॉमर्स पीवाईक्यू, जिसका हमारा लेक्चर 1 है। और हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर 7 जैन 2026 को हुआ था। आज स्टार्टिंग है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में हम 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Question number 1. Select the correct option from the following. The balance of payment. Balance of payment के कंसर्न में इनमें से कौन करेक्ट है? Include only export and import. Wrong. बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ आता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर इज ऑलवेज बैलेंस बिकॉज एवरी क्रेडिट एंट्री हैज अ कोरेस्पॉन्डिंग डेबिट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम से चलता है, तो ये क्या है, इससे करेक्ट है। एक्सक्लूड यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस या यूनिलेटरल ट्रांसफर को ये कंसीडर नहीं करता है तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। शो ओनली द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट को शो करता है, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कनेक्टेड कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड और कुछ पूछ सकते हैं आपसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देखिए, दो टर्म होती है, एक होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ब्रॉडर टर्म है और बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका एक पार्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या लिखते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि सिर्फ विजिबल आइटम, सर्विसेज नहीं लेते हैं, गुड्स का ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेते हैं। अगर आपके एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट है तो सिचुएशन को बोलते हैं सरप्लस, और वाइस वर्सा है, यानी कि इंपोर्ट मोर है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो उसे बोलते हैं डेफिसिट। क्लियर। फिर हमारा दूसरा कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल एसेट सब कुछ आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैथमेटिकल रियलिटी इसकी क्या है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। इट ऑलवेज बैलेंस मैथमेटिकली इवन इफ द इकोनॉमिक फेसेस अ डेफिसिट और सरप्लस इन स्पेसिफिक अकाउंट। एक स्पेसिफिक अकाउंट में, फाइनेंशियल में, सर्विसेज में या गुड्स के इंपोर्ट में चाहे डेफिसिट भी कर रहा हो तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या दिखाते हैं, बैलेंस करके ही शो करते हैं ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक फॉर्मेट है तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे हमारा रिसिप्ट लिखते हैं जो कि क्रेडिट है, और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं, पेमेंट। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को मेंशन करते हैं, इससे जो आता है उसे बोलते हैं ट्रेड अकाउंट बैलेंस। फिर एक्सपोर्ट ऑफ और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को मेंशन करते हैं। डिसाइड दिस इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो रिसिप्ट में। क्रेडिट साइड ये क्रेडिट नहीं है, ये डेबिट है। ये बुक से मैंने कॉपी पेस्ट किया था, उसमें गलत लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड है। इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, उसको लेते हैं। देन यूनिलेटरल रिसिप्ट होती है। अगर यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि एक तरफा है, आपको वापस नहीं देने, फाइनेंशियल हेल्प मिली है किसी प्रोजेक्ट के लिए, आपको ऐसा पैसा मिला है जो कि उसके बदले में ना तो इंटरेस्ट देना है ना कोई पेमेंट देनी है, आपने किसी और कंट्री को दिया है, तो वो आपके लिए क्या हो गई, पेमेंट। इनका बैलेंस निकालते हैं। इन फर्स्ट 4 का जो बैलेंस निकलता है उसे बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है और इंडिया वालों ने जो बाहर की है, इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई और टीआई। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है या शॉर्ट टर्म लेंडिंग है, आपने पैसा लिया है या पैसा दिया है। लोगे तो इनफ्लो होगा, रिसिप्ट होगी, और दोगे तो आउटफ्लो होगा। मीडियम या लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो भी इसमें मेंशन करते हैं हम, दोनों तरह की सिचुएशन। फिर क्या, जो हमारा इनका बैलेंस निकलता है 5, 6 और 7 का, इसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस। देन आफ्टर दैट चेंज इन रिजर्व, पॉजिटिव है तो आपका इनफ्लो होगा और नेगेटिव है तो आउटफ्लो होगा। और इस तरह से हमारे टोटल जो रिसिप्ट है वो टोटल पेमेंट की क्या है, इक्वल है। जो बच जाता है वो हमारा स्टैटिक डिस्क्रिपेंसी है, एरर एंड ओमिशन के नाम से उसको मेंशन कर देते। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द जीएसटी रेट एप्लीकेबल आफ्टर 22 September 2025? आपको पता है जीएसटी
2.0 आया था 22 सितंबर 2025 को, जिसमें की रेट क्या की गई थी, रिड्यूस की गई थी। क्या क्या रेट रिड्यूस की गई, रिड्यूस की गई 5%, 18% और 40%। अब ये तीन रेट एप्लीकेबल हैं, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब थर्ड इज द राइट आंसर, ए सी डी। थोड़ा सा इससे कनेक्टेड और चीजें भी पढ़ लेते हैं। क्या ध्यान रखना है आपको, एसेंशियल गुड और सिलेक्टेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई को 0% यानी कि निल है। फिर मेरिट गुड है, डेली यूज प्रोडक्ट है, बहुत सारे उनके लिए 5% हो गया। स्टैंडर्ड रेट मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 18%। और जो लग्जरी या डीमेरिट गुड्स है, टमाको प्रोडक्ट है, लग्जरी व्हीकल है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है, उनपे 40%। बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन चार्ट भी एग्जाम में देख के जाना आप। बटर घी चीज इस पे पहले 12% लगता था, अब 5% लगता है आफ्टर 22 सितंबर 2025। पैकेज फूड एंड प्रोडक्ट है, पहले 12 और 18, कुछ पे 12 था कुछ पे 18 था, अब ये भी 5% हो गया। शैम्पू तम्बाकू पे शैम्पू टूथपेस्ट और शॉप पे पहले 18 था, ये भी 5 हो गया। एग्रीकल्चर मशीनरी पे 12 था, फिर ये 5 हो गया ये भी। बाइसिकल एंड पार्ट्स पे पहले 12 था, फिर 5 हो गया। मेडिकल डिवाइस पे पहले 12% था, 5% है। ये चीज ध्यान रखना। लाइफ इंश्योरेंस ये भी पूछ सकते हैं कि किसका रिमूव हुआ है। तो पहले लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस की जो आप पॉलिसी लेते थे, उस पॉलिसी पे जो आपका प्रीमियम होता था उसका 18% जीएसटी लगता था। अब क्या है, ये एग्जेम्प्टेड हो गया। तो जिन लोगों ने एलआईसी ली होगी या फिर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा या कोई भी पॉलिसी ली होगी, तो वो देखेंगे कि उनका प्रीमियम क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि प्रीमियम के ऊपर जीएसटी भी आपको देना पड़ा था। टोटल आउटफ्लो था ज्यादा। एयर कंडीशनर पहले 28 था, यानी कि ड्यूरेबल जो हमारे गुड्स थे 18%, पहले 28 था। टेलीविजन का वो भी 18 हो गया है। डिश वॉशर का 28 से 18 हो गया है। सीमेंट का 28 से 18 हो गया है। लग्जरी गुड्स का पहले 28% सेस था, इसको अब स्टैंडर्ड 40% चार्ज करेंगे। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टर by a mutual fund scheme when it sell its unit to investor is good। जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को सोल्ड करती है तो किस तरह का चार्ज लेती है, तो उनसे चार्ज लेती है एंट्री चार्ज। जब म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर है कंपनी को वापस अपनी इस फंड को सोल्ड कर देता है या उसकी यूनिट्स को सोल्ड करता है, तो कंपनी उससे क्या लेती है, एग्जिट लो। स्विचिंग क्या है, एक म्यूचुअल फंड से आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं, स्विच करने का ऑप्शन भी होता है। एक म्यूचुअल फंड से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप दूसरे में स्विच कर सकते हैं। उसका जो चार्ज लेता है उसे स्विचिंग चार्ज कहते हैं। फंड स्कीम टू अनदर स्कीम विद इन द सेम फंड, तो उसे कहते हैं स्विच करना। सॉरी, स्विचिंग चार्ज नहीं, स्विच करना। देन सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस क्या होता है, जो नेट प्राइस है एट विच म्यूचुअल फंड सेल इट्स यूनिट टू द इन्वेस्टर। मार्केट में इन्वेस्टर को जिस प्राइस पे वो सोल्ड करता है उसे क्या बोलते हैं, सेल्स प्राइस। यूजुअली ये क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू के इक्वल होता है। इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है बहुत सारी इंक्लूडिंग इंडिया एंड सेबी, इन्होंने जो है एंट्री लोड को बैन किया हुआ है। यानी कि म्यूचुअल फंड का एंट्री लोड अब इंडिया में सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, बैन किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे छोटा सेक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये तो आपका क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है, तो आपको देखना है कौन से सेक्शन है। एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन का सेक्शन 23, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी सबसे पहले क्या आएगा, सी। फिर क्या आ जाएगा, बी। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 25 है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है 26। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है सेक्शन 27। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर है सेक्शन 30। तो क्या हो गया, सी बी ए डी ई, सी बी ए डी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेमिंग वाला है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये देखो, देखने में बहुत इजी क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट है जो फंसाता है, जिसकी वजह से काफी बच्चों का ये गलत हुआ था। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, करेक्ट।
इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव टू ओरिजिन रोंग। देखिए जो शेप इस तरह से होती है जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, वो क्या होता है कॉन्केव टू ओरिजिन इस तरह से, और जो शेप इस तरह से है इनको क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व इस तरह से ही बनते हैं, तो ये क्या है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्केव टू ओरिजिन नहीं है, ये रॉन्ग है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये करेक्ट है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है आपको, इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज combination of two commodity which give you same level of satisfaction. Higher indifference curve represent higher level of satisfaction. तो अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटेंगे तो एक लेवल पे वो सेम सेटिस्फेक्शन शो करेंगे, जो कि इसकी जो मेन डेफिनेशन है कोर डेफिनेशन उसको वॉयलेट करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करती ये बात यहाँ तक ठीक है, बट कैन बी टेंजेंट टू ईच अदर। बट वो टेंजेंट हो सकते हैं। टेंजेंट कैसे होंगे भाई, एक दूसरे पे टेंजेंट हो गए तो फिर वही वायलेशन हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है, कई बार बच्चे जल्दबाजी में इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट करके इसे भी करेक्ट कर देते हैं। बाद में देखिए उसने कहा कैन टेंजेंट नहीं कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट टेंजेंट टू ईच अदर। तो ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये क्या है करेक्ट है। सही क्या है हमारा फर्स्ट ए सी ई, ए सी ई ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये बस थोड़ा सा टेंजेंट को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से उस टाइम एग्जाम प्रेशर में बहुत बच्चों के क्वेश्चन गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 25-26 और 26-27 के लिए भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है 4% है। ध्यान रखिएगा 25-26 के लिए भी यही था और 26-27 के लिए भी 4% है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कब लगता है, पहले टैक्स निकालते हैं। अगर आपका सरचार्ज नहीं है तो इस टैक्स के ऊपर जो टैक्स की अमाउंट आती है, सपोज आपका टैक्स आया 40,000, तो जो आपका टैक्स आता है उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकलता है। अगर आप सरचार्ज वाली लिमिट में आते हो तो पहले टैक्स के ऊपर क्या निकलेगा सरचार्ज निकलेगा। सरचार्ज ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा, जो अमाउंट आएगी, उस अमाउंट के ऊपर क्या निकलता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये चीज भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। क्लियर। यहाँ पे तो सिंपल था 4% है 25-26 के लिए भी और 26-27 के लिए भी 4% है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ कंपनी एंकर्ड एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, कोई और एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है ऑन एनी नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि नोटिफाइड सीबीडीटी ने जो नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दी बता रखे हैं लिस्ट में, उनके ऊपर ही किया है, देन सच कंपनी कैन क्लेम एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 सीसीडी। देखिए अगर कंपनी जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करती है बट उसका एक्सक्लूजन है लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, तो वो पहले 150% था, अब कितना है 100%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले जैसे मैंने आपको बताया पहले 150% था, फिर क्या हुआ 1 अप्रैल 2021 से इस डिडक्शन को क्या कर दिया गया 100%। एक्सक्लूशन क्या है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लैंड और बिल्डिंग पे नहीं होनी चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं है। टैक्स बेनिफिट किसको मिलता है, कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विस इन्वेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट नोटिफाइड बाय सीबीडीटी, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की नोटिफाइड लिस्ट में वो होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, फंक्शनल भी है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट से पहले समझ लीजिए सोसाइटल क्या है। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव है लीगल कॉम्प्लायंसेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, हायरिंग द राइट टैलेंट, वर्कफोर्स प्लानिंग करना। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्रेजल प्लेसमेंट। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। तो ग्रुप ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट,
Given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion क्या कह रहा है? ए कह रहा है the minimum level of service the customer expect represent the threshold level of expectation. वही सेवा का वह न्यूनतम स्तर जिससे ग्राहक अपेक्षा करता है, अपेक्षाओं की दहलीज स्तर यानी थ्रेशोल्ड को दर्शाता है. सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है. द गैप बिटवीन द डिजायर एंड एडुकेट सर्विस, डिजायर जो कि आपकी वांछित और जो आपको प्राप्त हुई है, उसका जो गैप है हैज बीन कॉल्ड एज जोन ऑफ इनटॉलरेंस. उसको जोन ऑफ इनटॉलरेंस कहते हैं. ये गलत है, जोन ऑफ इनटॉलरेंस नहीं कहते हैं, उसे जोन ऑफ टॉलरेंस कहते हैं. फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या है? इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. समझ आ गई बात कि जो गैप है डिजायर और एडुकेट सर्विस का जो गैप है उसको बोलते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement are correct for tax evasion? टैक्स इवेजन क्या है? लीगल कॉम्प्लाइंसेस के खिलाफ जाके टैक्स की चोरी करना. लीगल कॉम्प्लाइंसेस के अंदर रह के जो भी लॉ के लूप होल्स हैं, उनको जो कमियां है लॉ की, उनका फायदा उठा के जो हम टैक्स बचाते हैं उससे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस. तो आपको बोल रहा है टैक्स इवेजन. All method by which tax liability is illegally avoided. अगर लीगली अवॉइड करते हैं तो उसे कहते हैं अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस. ये इलीगली कर रहा है तो ये टैक्स इवेजन है. टैक्स इवेजन टेक्स इनटू अकाउंट लूप होल्स ऑफ लॉ. गलत. लूप होल्स को यूज करके हम टैक्स बचाते हैं तो उसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस. टैक्स इवेजन इज टैक्स डॉजिंग विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. टैक्स इवेजन लॉ के फ्रेमवर्क में नहीं होता है. गलत. लॉ के बाहर, लॉ के अगेंस्ट जाके इलीगली काम करना होता है. टैक्स इवेजन हैज लीगल सैंक्शन. देन अगेन टैक्स इवेजन का कोई लीगल सैंक्शन नहीं है. आप लूप होल्स, टैक्स अवॉइडेंस में हो सकता है. टैक्स इवेजन इज इंटेंशनली अटेम्प्ट टू अवॉइड. भाई इंटेंशनली आप पेमेंट ऑफ टैक्स को अवॉइड करना चाह रहे हो तो वो आपका टैक्स इवेजन. तो हमारे पास करेक्ट कितने हो गए? ओनली ए एंड ई. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.